स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है डिस्पर्जन या अपकिरण। ओके, बेसिकली होता क्या है कि हम मीन मीडियन मोड निकाल लेते हैं, फिर हम ये देखना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है जिनसे हमने मीन मीडियन मोड निकाला वो ऑब्जर्वेशन और मीन के बीच में क्या दूरी है, या वो ऑब्जर्वेशन और मीडियन के बीच में क्या दूरी है और उस दूरी का एवरेज क्या है, तो उसे हम कहते हैं अपकिरण। तो अपकिरण का माप आज हम कवर करेंगे 25 MCQ। पहला क्वेश्चन कहता है अपकिरण ज्ञात करने की रीतियां हैं। द मेथड टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन निकालने के लिए आप रेंज मेथड यूज कर सकते हैं, एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं, आप ग्राफिक मेथड जिसमें लॉरेंज कर्व बनता है आप वो बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि डिस्पर्जन निकालने के लिए सीमा रीतियां होती हैं। यस, रेंज मेथड्स होती हैं, उसमें रेंज, क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज निकलते हैं। एवरेज मेथड भी होते हैं, उसके अंदर QD, MD, SD निकलते हैं, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। और बिंदु रेखीय रीति भी होती है जिसमें लॉरेंज कर्व बनाया जाता है। तो इसका आंसर उपयोग सभी आएगा, D विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात करने का सूत्र है द फॉर्मूला टू फाइंड इंटरक्वार्टाइल रेंजेस। एक मैं आपको सजेशन दूं, जैसे ये क्वेश्चन आया ना, कम से कम ये क्वेश्चन, इसमें आपको पास ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का सूत्र क्या होता है। तो क्वार्टाइल रेंज, जिसको ही इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाता है, उसका सिंपली फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, तो Q3 माइनस Q1 इसका आंसर होगा। ये किसका आंसर है? ये है कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला। ये किसका है? ये है QD का फॉर्मूला। और इसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नन ऑफ द अबव नहीं होगा इसका, ठीक है। इसमें देखो कभी कभी वो तुम्हें फंसा देगा, कभी कभी वो तुम्हें बोलेगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोले तो सेमी लगा दिया ना उन्होंने, तो आपको Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करना रहेगा अगर सेमी वर्ड है तो याद रखिएगा, ठीक है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि Q3 बराबर 14 व Q1 बराबर 6 हो तो चतुर्थक विचलन का गुणांक क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ QD। तो देखो पहले तो आपको QD का फॉर्मूला पता होना चाहिए। QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और अगर मैं कहूँ कॉफिशिएंट ऑफ QD, तो कॉफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। यही फॉर्मूला कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज का भी है, और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला भी यही है कि बड़े चतुर्थक में से छोटा चतुर्थक लेस करो, तो एक बार 14 में से 6 को लेस करो, एक बार 14 में 6 प्लस करो, तो एक तरफ आ गया आपका 8, एक तरफ आ गया 14/6 20। तो 8/20 करने पे आता है 0.4। देखो कभी कभी क्या होता है, आंसर परसेंटेज में गिवन होता है बहुत कम, लेकिन हो सकता है, तो आप 40% आंसर के लिए भी तैयार रहना। और वैसे जनरली इसे फ्रैक्शन में या कहीं डेसिमल में दिया जाता है, डेसिमल में, तो 0.4, तो C इसका आंसर होगा। फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक में तो फॉर्मूला याद आ गया तो खेल हो गया। एक श्रेणी का माध्य विचलन 6 है तो चतुर्थक विचलन का संभावित मूल्य क्या होगा? अगेन इस क्वेश्चन के लिए भी आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। दीज आर द ऑप्शंस। अब आप करेंगे कैसे? अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, वैसे तो 9 फॉर्मूले भी आप बना सकते हैं, पर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। ये सब फॉर्मूलों का इलाज है। 9QD इक्वल टू 7.5 MD इक्वल टू 6 SD। इससे आप तरह तरह के 9 फॉर्मूले डिज़ाइन कर सकते हो। कुछ लोग इसको 1.5 की टेबल से करते हैं, तो 1.5 से डिवाइड करने पे ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। तो कहीं अगर आपने ये पढ़ा हो तो ये भी इक्वली करेक्ट है। खैर, अब अपन भले इसी को देख लो। 6QD 5MD 4SD। इसमें अपने को क्या दे रखा है? MD गिवन है, तो इस पर मैंने राइट लगाया, MD गिवन है। और क्या गायब है? QD गायब है, तो ये गायब है। तो आपको ये रिलेशन यूज करना है। व्हाट इज दिस? दिस इज 6QD इक्वल टू 5MD। अब आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 6QD और यहाँ 5MD, MD की जगह 6 पुट करो, तो यहाँ पे 6QD इक्वल टू 30 हो गया और QD की वैल्यू 5 हो गई, तो इसका आंसर 5 आना है। तो आप ऐसे किसी को भी घुमा फिरा के वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये एम्पेरिकल रिलेशन है, प्रयोग सिद्ध विधि है। अक्सर ये पाया गया है कि QD, MD, SD में इस तरह का रिलेशन पाया जाता है, और उसी रिलेशन को यूज़ करते हुए एक वैल्यू पता होने पे हमने दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम क्रमानुसार प्राकृतिक अंकों का प्रमाप विचलन होगा। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं आपको बताऊं कहूं कि भाई इसका आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, तो एक लंबा तरीका है, उससे आप निकाल सकते हो, जिसमें आप x निकालेंगे, सिग्मा x निकालेंगे, सिग्मा x स्क्वायर निकालेंगे और फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। एक फॉर्मूला ये हो सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 ये होल अंडर रूट। ये फॉर्मूला है अगर आपके नेचुरल नंबर हैं और लगातार नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेकर 10 तक मान लीजिए नेचुरल नंबर है और आपको उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो रूट है वो यहाँ तक है, ठीक है, और इसमें 1/10 लिखा है इसलिए गलत है, इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। वेल मान लेते हैं कि इसमें अच्छा ये वाला गलत है, सॉरी, ए देखो ए में ना n स्क्वायर नहीं लगा हुआ, बहुत ध्यान से देखो, हाँ हाँ ठीक है, सी सही है इस क्वेश्चन में, सी वाला सही है, ठीक है, सी इसका आंसर होगा, यस, 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीमांत या चरम मूल्यों से सबसे कम प्रभावित होने वाला अपकिरण का माप है। डिस्पर्जन अगर आप मेजर करने जा रहे हो तो देखिए, मान लीजिए कि कुछ पद हैं, मान लेते हैं 1 या 1 नहीं मान लेते, चलो 15 25 35 50 100, ठीक है। ये जो होते हैं ना सबसे छोटे जो पद होते हैं और जो सबसे बड़े पद होते हैं उनको अपन बोलते हैं चरम पद। तो आपको एक तो याद रखना है जो रेंज है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है, अगर कोई सबसे ज़्यादा इनसे डिस्टर्ब होता है तो वो रेंज है। एक्सट्रीम आइटम्स से, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो है रेंज। और सबसे कम प्रभावित अगर बोले तो आपका ये जो QD या QR है ना, ये सबसे कम प्रभावित होते हैं। रीज़न क्योंकि Q3 और Q1 कहीं बीच में होते हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स में नहीं होते। Q1 और Q3 समथिंग बीच में पाए जाते हैं, तो एक्सट्रीम से वो डिस्टर्ब नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, क्वार्टाइल डिविएशन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साधारणतया असममित वितरण में अपकिरण के विभिन्न मापों में संबंध पाया जाता है। जनरली इन असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आपको देखना है कौन सा रिलेशन होता है। तो मैं अभी आपको बताया था 9 QD इक्वल टू 7.5 MD इक्वल टू 6 SD। अगर मैं पूछूं इनमें से सबसे ताकतवर कौन है तो आप बोलेंगे 9, मैं बोलूँगा नहीं, देखो ये 9 QD है और ये 6 SD है, मतलब इसके जो 6 है ना वो इसके 9 के बराबर है। आप समझो SD का जो 6 गुना है वो QD के 9 गुने के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसे यूँ बोलूँ कि ये डॉलर है और ये रुपी है, तो ये जो $6 है, ये जो $6 है ये 9 रुपए को खरीदने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब SD सबसे स्ट्रांग है। मैं फिर बोलता हूँ, SD को थोड़ी देर डॉलर बोलो, $6 में 9 रुपए को खरीदने की ताकत है, तो उसका मतलब है SD सबसे स्ट्रांग हुआ, डॉलर सबसे स्ट्रांग हुआ। तो SD ये तो बीच में है और ये सबसे लास्ट में है, तो SD विल बी ग्रेटर देन MD एंड दिस विल बी ग्रेटर देन QD। तो इस सीक्वेंस में फॉर्मूला लिखा हो तो भी सही है, या यूं लिखा हो QD इज लेस देन MD एंड इट विल बी लेस देन SD, तो ये भी सही है। तो अपन देख लेते हैं कौन सा गिवन है। QD छोटा है MD से, MD अच्छा ये गलत है, देखो फिर है QD छोटा है MD से, MD छोटा है SD से, ये सही है, तो बिल्कुल सही है। और इसमें भी एक फॉर्मूला उन्होंने उल्टा कर दिया है, ठीक है, और MD तो बीच में आ ही नहीं सकता, तो वेल B सही है, B सही है, मैं समझाने की कोशिश करी आपको। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकरण का माप कौन सा है। ये क्वेश्चन आ ही गया। मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, तो रेंज विल बी द मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि रेंज निकलता ही कैसे है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो जो सबसे हाईएस्ट आइटम है अगर वहाँ पे बड़े आइटम आ गए, ये जो सबसे लोएस्ट आइटम है वहाँ बहुत एक छोटी वैल्यू आ गई, तो रेंज की वैल्यू, जिसको हिंदी में विस्तार या परास बोलते हैं, वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, रेंज इसका आंसर होगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मीन बराबर 25 है व स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 4.5 है और सभी पदों में 8 जोड़ दिया जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या होगा। देखिए हमें पता है कि अगर कुछ ऑब्जर्वेशन है और अगर सारे ऑब्जर्वेशन में
8 जोड़ दिया जाए तो पहले जो आपने मीन निकाला था वो मीन अब पहले से 8 ज़्यादा आएगा। मैं धीरे धीरे वापस बोलता हूँ। अगर कुछ ऑब्जर्वेशन थे और आपने मीन कैलकुलेट किया था और अगर आप बाद में सारे ऑब्जर्वेशन में 8 प्लस कर देते हैं, अगर सारे ऑब्जर्वेशन में अगर आप 8 प्लस कर देते हैं तो आपका मीन का रिजल्ट भी 8 से इन्फ्लेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात स्टैंडर्ड डिविएशन पे लागू नहीं होती है। अगर आप सारे आइटम्स को 8-8 प्लस कर दोगे या 8-8 माइनस कर दोगे तो भी स्टैंडर्ड डिविएशन विल रिमेन अनअफेक्टेड, मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहेगा। अगर पहले स्टैंडर्ड डिविएशन 4.5 आया था, 4.5 आया था, यानी कुछ, मैं फिर धीरे धीरे समझाता हूँ। अगर कुछ ऑब्जर्वेशन थे, उन ऑब्जर्वेशनों को कैलकुलेट करने पे मीन 25 था और स्टैंडर्ड डिविएशन 4.5 था, और अगर आपने सारे ऑब्जर्वेशन में 8-8 प्लस कर दिया तो आपका नया मीन 33.5 होगा, बट स्टिल स्टैंडर्ड डिविएशन विल रिमेन एट 4.5। ये इनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है। तो इसने पूछा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 4.5 ही रहेगा, इसका आंसर सी ही रहेगा। मैं फिर बता दूं, इनटू होता या अपॉन होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्टर्ब होता। आप मुझे बताना कितना डिस्टर्ब होगा कमेंट में लिख के। अगर इन सारे ऑब्जर्वेशन इनटू या अपॉन होते तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी अफेक्टेड होता, लेकिन प्लस माइनस से अफेक्ट नहीं होता। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 10 पदों वाली श्रेणी का माध्य 20 है और प्रमाप विचलन 4 है तो इसके पदों के वर्गों का योग होगा। हम अपन आराम से बात करें। द मीन ऑफ अ 10 टर्म सीरीज, तो एक सीरीज थी उसके अंदर 10 टर्म थे, तो एक मतलब कुछ भी टर्म थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 टर्म थे। तो n बराबर 10 था और मीन आपने निकाल लिया है, मीन आपका 20 आया है, और ये भी क्या आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया है, 4 आया है। तो मैंने कहा भाई तूने सब तो निकाल लिया, मुझसे क्या चाहता है? तो ये कहता है सम चाहिए, सम मतलब टोटल चाहिए। किसका चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर किसका? इट्स टर्म्स। यानी ये कह रहा है कि ये जो जितनी भी टर्म्स थी ना, जितनी भी टर्म्स थी जिसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, उसके स्क्वायरिंग का सम कितना आएगा। यानी ये आपसे पूछा है कि सर हम ये कैसे निकालेंगे। आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सर एक बार वैल्यूज पुट कर दो, जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है दैट इज 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर यही मिसिंग है। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन की स्क्वायरिंग का सम, यही तो इसने पूछा है। ऑब्जर्वेशन यानी जो आइटम्स है या टर्म्स है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मिसिंग है, ये हम निकाल लेंगे। n बराबर 10 है, वो लिख दिया अपन ने। सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। इस क्वेश्चन में मीन हमें पता है और एन भी हमें पता है, तो सिग्मा एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई से निकल जाएगा कि सिग्मा एक्स 200 रहेगा, है ना। इसकी जगह कुछ लोग मीन स्क्वायर भी रखते हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब मीन स्क्वायर। तो कैसे भी समझ लो, खैर अभी कंफ्यूज नहीं करता मैं। सिग्मा एक्स का वैल्यू आया है 200 और एन की वैल्यू आई है 10। आपको इसकी स्क्वायरिंग करनी है। फिर वापस एक बार रखते हैं, 4 बराबर, वैसे मैंने अगले पेज पे दे रखा है और पीडीएफ के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 200 अपॉन 10। 200 अपॉन 10 क्या हो गया? 20। ये हो गया 20 का स्क्वायर। ठीक है, वापस एक बार लिख लेते हैं। 4 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 10, 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400। अब आपको क्या करना है? आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? अभी ये दोनों साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड पे स्क्वायरिंग करने पे 4 की जगह आ जाएगा 16, और राइट साइड पे स्क्वायरिंग करने पे ये रूट फ्री हो जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 400, ये फ्री हो गया। अब आपको 10 और 1 का एलसीएम लेके बाकी क्वेश्चन करना है। मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, एक बार सारा देख लो। ये सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड का फॉर्मूला भरा, फिर आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करी, उसके बाद इस तरह की सिचुएशन बन गई। ठीक है, जस्ट 1 मिनट देख लें पहले। ठीक है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 के बाद 2 जीरो, ओके। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20,
20 इंटू, हाँ ठीक है। वेल इसके बाद यहाँ पे स्क्वायरिंग वगैरह हो गई और इसको आप सॉल्व करते जाना, देन यू विल गेट 4160। ठीक है, तो कुल मिला के आराम से इसको आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पे वैसे यहाँ पे 400 आएगा, यहाँ पे 400 आएगा, पहले 400 आएगा और फिर जब हम एलसीएम ले लेंगे ना, जब अपन एलसीएम ले लेंगे तो ये 4000 आएगा, क्योंकि ना 10 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो ये 4000 आ जाएगा। फिर ये 4000 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4160 आ जाएगा। तो ये आपसे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 4160 इज द आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। वेल कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 11वां क्वेश्चन, यदि एक कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 15,000 है, अधिकतम मजदूरी 25,000 है, तो विस्तार का निरपेक्ष मूल्य क्या होगा। तो हमें ये समझना है कि हम एक फैक्ट्री में गए, वहाँ सबकी लेबर्स का डेटा लिया, हमने ऑब्जर्व किया कि कम से कम है वो 15,000 रुपये लोगों को मिलते हैं, और ये भी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 25,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब हमें से विस्तार पूछा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेंज के अंदर भी एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू और एक होता है रिलेटिव वैल्यू। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, आप घर से क्या याद करके गए हो वो इंपॉर्टेंट है, पर क्या पूछा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हमसे निरपेक्ष मूल्य पूछा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है H माइनस L। कभी कभी हमें लगता है कि इतना आसान कैसे पूछ सकता है, पर उसकी मर्जी है। 25,000 माइनस 15,000, तो आपका आंसर 10,000 होगा। कि सर हम रिलेटिव नहीं निकाल सकते क्या, या सापेक्ष? अगर आपसे सापेक्ष मूल्य पूछा होता, सापेक्ष मान पूछा होता, तो फिर आपको ये लेना होता। जितने भी कॉफिशिएंट्स होते हैं वो सापेक्ष माप होते हैं, और कॉफिशिएंट से पहले जो हम वैसे निकालते हैं वो निरपेक्ष माप होते हैं। तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस हमने पाया, जो हमने रेंज वहाँ पाई, वो 10,000 है। आप किसी दुकान पे जाते हो, एक ड्रेस या जीन्स मांगते हो, जूते मांगते हो, तो वो बोलता है भाई साहब आप रेंज बताओ, तो वहाँ पे आप रेंज का एब्सोल्यूट मेजर बताते हैं कि भाई साहब देख लो यार जूता दिखाओ, तो दिखा दो 500 से 1000 के बीच का, तो वो एक रेंज हो गई। ठीक है, तो ठीक है, आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कारखाने के 100 श्रमिकों की मजदूरी का माध्य 750 है, वह माध्य विचलन गुणांक 0.6 है, तो माध्य विचलन कितना होगा। वेल देखो, अगर मीन डिविएशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर अगर मैं आपको मीन से निकालने का तरीका बताऊं तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले मीन निकाला जाता है। सबसे पहले अपन जो पद गिवन होते हैं, जो एक्स गिवन होता है, उसकी मदद से अपन एक्स बार निकालते हैं, मीन निकालते हैं। फिर अपन एक्स और एक्स बार के बीच का जो एब्सोल्यूट डिविएशन है वो ज्ञात करते हैं, एक्स और एक्स बार के बीच का जो अंतर है,
और ये जब आ जाता है, ये जब आ जाता है तो फिर अपन उसके बेसिस पे एमडी निकालते हैं। और एमडी के बाद एक चीज़ होती है कॉफिशिएंट ऑफ एमडी। ठीक है, आराम से एमडी को अपन इस तरह से सिंबल दिखाते हैं और यहाँ पे ये मीन डिविएशन का साइन है और ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाता है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, इससे आपका कॉफिशिएंट आता है। इतना सब आपको पहले याद होना चाहिए। ठीक है, अब अपन देखो क्या क्या दे रखा है। एमडी का कॉफिशिएंट दे रखा है 0.6, तो पुट इट 0.6। और एमडी मिसिंग है, ये जो चीज़ है ना इसको एमडी बोला है, ये एमडी आपका मिसिंग है। और जो मीन है, मीन दे रखा है आपको 750। ठीक है, किस तरह 100 का कोई नहीं है, अब इस फॉर्मूले में इसका कोई रोल नहीं है तो नहीं है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 750, 0.6 से मल्टीप्लाई होगा, दिस कम्स टू 450। तो इस क्वेश्चन में एमडी जो रहा होगा वो 450 रहा होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना क्योंकि 45 भी है तो आपको गुणा करना आना चाहिए। तो 750 को 0.6 से इंटू करोगे तो डेफिनेटली 450 आएगा। ओ, इन्होंने गलत आंसर दिया है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब फिर बी ही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन के हिसाब से 750 मल्टीप्लाई 0.6 तो मीन स्टैंडर्ड डिविएशन एमडी अपॉन मीन। ठीक है, एमडी अपॉन मीन, तो एमडी की वैल्यू मिसिंग है और मीन की वैल्यू इन्होंने 750 ही दी है खुद से, तो बस पे कोई दिक्कत ही नहीं है। 450 इसका आंसर है। वेल, अगला क्वेश्चन है विचलनों के वर्गों का साधारण माध्य क्या होगा। देखो, विचलनों मतलब डिविएशन, उसका भी क्या है स्क्वायर। तो एक बात मैंने लिखा डिविएशन, डिविएशन का भी क्या है स्क्वायर, उसका सरल माध्य यानी अपॉन एन। ये पूछा है कि ये क्या होता है। तो अगर मैं आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का रास्ता बताऊं तो उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन से मीन निकाला जाता है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। फिर एक्स माइनस मीन निकाला जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते समय हम वो जो बार होते हैं, मॉड्यूलस बार है, वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विचलन। ठीक है, और जब अपन x माइनस एक्स बार का स्क्वायरिंग करते हैं, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा विचलन के वर्गों का योग। ये जो आएगा इसको विचलन के वर्गों का योग कहा जाता है। ठीक है, इसको यूं पढ़ा जाता है सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन अपॉन में n करें और रूट लगा दें तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन बनेगा। लेकिन अगर अपन रूट ना लगाएं, केवल यूं पढ़ें x माइनस मीन स्क्वायर अपॉन n, रूट ना लगाएं तो दैट विल बी वेरिएंस। तो उसने यही कहा था कि विचलन, तो ये तो हो गया विचलन। ठीक है, ये हो गया विचलन, और वर्ग ये हो गया विचलनों के वर्ग, और ये जो हो गया ये हो गया उनका, यहाँ तक उनका योग आ गया। और इनका मीन निकालने के लिए अपॉन में आप क्या करोगे n करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो वेरिएंस आंसर आएगा। ये आपको मिलता जुलता लग सकता है कि सर ये प्रमाण विचलन आएगा, नहीं आए गारंटी। इसमें इन्होंने एवरेज निकालने के लिए कहा है, एवरेज का वर्गमूल निकालने के लिए नहीं कहा है, तो एवरेज निकालने के लिए कहा है, इसलिए ये वेरिएंस आंसर होगा। इसका आंसर प्रसरण आंसर होगा। ठीक है, वेल, अगला क्वेश्चन है अपकिरण की प्रथम घात है। वेल, डिस्पर्जन की जो पहली घात होती है, फर्स्ट मोमेंट होता है वो md होता है। फर्स्ट जो मोमेंट होता है वो md होता है। सेकंड जो मोमेंट होता है वो आपका वेरिएंस होता है। वेरिएंस मींस स्टैंडर्ड डिविएशन के पापा, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। इन्होंने फर्स्ट घात बोली है तो md मीन डिविएशन इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन। वेल, अगला क्वेश्चन है चतुर्थक विचलन और प्रमाप विचलन के मध्य क्या संबंध होता है। तो ये अपन कर चुके हैं वैसे। 9qd इक्वल टू 7.5 md इक्वल टू 6 sd। अब इन्होंने किस में पूछा है, एक तो qd में पूछा है और एक sd में पूछा है। तो थोड़ी देर के लिए इसको एलिमिनेट कर दो। 9qd इक्वल टू 6 sd, और अब जिस तरह से इन्होंने ऑप्शंस गिवन दिए हैं उसमें qd को एक तरफ रखा है, तो qd को अपनी तरफ रख लो लेफ्ट हैंड पे, और 6/9 हो जाएगा। तो 3 से करोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो qd की जो वैल्यू होती है
वो होती है एस डी का 2/3। कभी कभी इसकी जगह वो 66.66 भी दे देगा, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो क्यू डी इक्वल टू 2/3 ऑफ एस डी, बी इसका आंसर रहेगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि मानक विचलन 4 है, पदों की संख्या 10 है, पदों का योग 160 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन इज 4, द नंबर ऑफ आइटम इज 10 एंड द सम ऑफ द आइटम इज 160। ओके, अपन देखें क्या क्या दे रखा है। ये आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, ये पदों की संख्या दे रखा है मतलब n दे रखा है, और ये पदों का योग दे रखा है यानी ये सिग्मा x दे रखा है। अब इसने हमसे पूछा है विचलन गुणांक या कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100, यानी इसको टेक्निकली कहा जाता है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन होता है उसका जो परसेंटेज फॉर्म होता है उसको सीवी बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, अपन कंफ्यूज नहीं करते। स्टैंडर्ड डिवीजन आपका दे रखा है 4, लिख लिया। मीन साफ साफ नहीं दे रखा, पर मीन को निकालने का पूरा रास्ता बता रखा है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स है 160 और एन है आपका 10, तो ये हो गया आपका 16। तो आपका मीन बराबर हो गया 16। यानी हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं पूरी बात करके बताऊं, हमने 10 बच्चे लिए, मान लीजिए 10 बच्चे लिए और उनके मार्क्स लिए। उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 16 और उनमें जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है 4। इसको सॉल्व करें तो ये आता है 25%। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है 25%, इसका आंसर सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि एक स्थिर मूल्य 10 प्रत्येक प्रेक्षण से घटाया जाता है तो प्रसरण क्या होगा? 10 से घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, 100 से घट जाएगा। यानी कुछ ऑब्जर्वेशन थे, ये ऑब्जर्वेशन थे, और इनका ये कहना है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में से 10-10 माइनस किया जाए, यहाँ जो भी था उसमें से 10 माइनस किया जाए, जैसे यहाँ पे 20 था तो 20 की जगह 10 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 18 था तो 18 की जगह 8 हो गया। अगर सारे आइटम्स में से अगर 10 माइनस किया जाएगा तो मैं कहूँगा आपका मीन तो डेफिनेटली 10 से कम हो जाएगा मीन, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन नो चेंज, और चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई चेंज नहीं होगा इसलिए वेरिएंस में भी नो चेंज। तो इसका आंसर आएगा सी, कोई बदलाव नहीं होगा। यानी अगर आप सारे प्रेक्षण, जिनको अवलोकन बोलते हैं, जिनको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, अगर आप सारे ऑब्जर्वेशनों में एक निश्चित संख्या 10, 5 कुछ भी प्लस माइनस कर दोगे तो मीन भले ही डिस्टर्ब हो पर स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस डिस्टर्ब नहीं होंगे, विल रिमेन अनचेंज्ड। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है एक बंटन के लिए प्रसरण का गुणांक, द कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 50% और प्रसरण का मान 25 है, तो माध्य का मान क्या होगा? तो एकदम से स्ट्राइक करें, पहले आपको देखो क्या गिवन है, आपको सीवी गिवन है, तो आप तो सीवी का फॉर्मूला लगा लो। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड अपॉन मीन इनटू 100। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करो। सीवी आपको 50% दे रखा है, 50 लिख दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन तो नहीं दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस अगर 25 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन 25 का रूट होगा यानी 5 होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन डेफिनेट 5 होगा क्योंकि वेरिएंस 25 दे रखा है, और मीन मिसिंग है, इनटू 100 है, तो खैर ये तो बड़ा आसान हो गया। इधर हो गया 50 और इधर हो गया 500 और अपॉन में है मीन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर, इन द सेंस मीन इधर चला जाएगा सिंपली, और 50 ये नीचे आ जाएगा। तो मीन बराबर 500 अपॉन 50, तो मीन डेफिनेटली 10 रहा होगा। जिस क्वेश्चन की बात चल रही है उसमें मीन डेफिनेटली 10 रहा होगा। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है पूर्ण विचलन का योग सबसे कम होता है जब वो डैश डैश से मापा जाता है। पूर्ण विचलन, देखो अगर आप x में से x बार को लेस करो, x में से x बार को लेस करो और मॉड्यूलस बार यूज करो तो उसको बोलते हैं पूर्ण विचलन, एब्सोल्यूट डिविएशन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट डिविएशन मिनिमम कब आता है? जब ये मीडियन से निकाला जाता है, ठीक है। ये जो होता है, मान लो x माइनस एक्स बार, यहाँ पे आपने मॉड्यूलस बार नहीं लगाया तो इसको पढ़ा जाता है विचलन, डिविएशन। लेकिन जब आप मॉड्यूलस बार यूज करते हो यानी प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है, जैसे 3 में से 5 गया तो अपन बोलते हैं -2 आएगा, तो इसका मतलब है आप विचलन निकाल रहे हो।
जब आप कहते हो कि मैं 3 और 5 का अंतर देख रहा हूं तो आप कहते हो 2 आता है, कि 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो इसका मतलब है आप एब्सोल्यूट डिविएशन देख रहे हैं। तो एब्सोल्यूट डिविएशन कब मिनिमम आता है, जब वो मीडियन से निकाला जाता है तो वो मिनिमम आता है, क्योंकि मीडियन बीच में होता है, तो बीच में होता है, तो उस वजह से जब एब्सोल्यूट डिवीजन निकाला जाएगा तो वो मिनिमम आएगा, तो इसका आंसर बी रहेगा। वेल, अगला क्वेश्चन है मीन डिविएशन इज द लीस्ट व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम। तो अगेन ये वही क्वेश्चन है, माध्य विचलन सबसे कम होता है जब विचलन माध्यिका से लिया जाता है, मीडियन से लिया जाता है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, लैंग्वेज चेंज थी थोड़ी सी। इफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 2 देन द वैल्यू ऑफ n इज। वेल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो नेचुरल नंबर का केस होता है उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है 1/12 n² - 1 अंडर द रूट। अब आप वैल्यू पुट करना शुरू करो। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 2 दे रखा है, 2 लिख लीजिए, ये रूट सॉल्व कीजिए। यहाँ 1/12 है, n², तो n तो मिसिंग है, तो n² लिखिए, -1 लिखिए। वेल, अब इसके बाद अगर अपन थोड़ा और देखें तो यहाँ पे 2 की जगह हो गया 4, 2 की जगह हो गया 4, और यहाँ पे कैसे 4 हो गया, स्क्वायरिंग करने पे ये स्क्वायर से फ्री होके निकल के आ गए, ये जो चीज़ थी वो स्क्वायर से निकल के आ गई। फिर क्या होगा सर, फिर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 12 4 48, और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और फिर माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और फिर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो आप 49 का रूट निकाल देना, तो n बराबर 7 आ जाएगा। तो डेफिनेट 7 आइटम रहे होंगे, 7 पद रहे होंगे, और इन्होंने 1 से लेके 7 तक का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने की कोशिश की है, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 आया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 7 आइटम्स रहे होंगे। ठीक है, ये सारा आप कैलकुलेशन और पीछे देख लीजिएगा, फिर आप समझ जाएंगे। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, नहीं मिले तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अपकिरण का कौन सा माप एक आदर्श है वैज्ञानिक माप है? मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि डिस्पर्जन अगर निकालना हो तो सबसे आइडियली क्या है या सबसे साइंटिफिक मेथड क्या है, तो वो है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको अपन मानक विचलन कहते हैं, हिंदी में प्रमाप विचलन भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे पदों पर आधारित होता है और इसमें पूरी तरह से चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, because it is dependent on all observation and sign is also considered, so standard deviation is considered as a most scientific method for dispersion. well, 2-3 क्वेश्चन और हैं। 2 श्रेणियों में अस्थिरता की तुलना करनी हो तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? well, एक ज़माने में मान लीजिए एक प्लेयर होते थे बहुत ही फेमस अपने इंडिया के, राहुल द्रविड़, और पाकिस्तान के भी उतने ही फेमस प्लेयर होते थे और उनका नाम था शाहिद आफरीदी। ठीक है, अब मान लीजिए कि राहुल द्रविड़ ने उनकी लाइफ का एवरेज निकाला गया और एवरेज पाया गया कि उन्होंने 40 रन प्रति मैच बनाए, और शाहिद आफरीदी ने भी 40 बनाए, अच्छा उनका भी एवरेज 40 का था, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मान लीजिए था 4 और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन था 16। तो मतलब ये है कि इनकी जो बैटिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी, तो उस अस्थिरता के माप के लिए सीवी का मेजरमेंट किया जाता है, सीवी कैलकुलेट किया जाता है। तो कभी भी अगर आपको देखना हो स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी देखनी हो तो आपको सीवी निकालना चाहिए, क्योंकि सीवी किससे निकलता है? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100 से। तो अगर मैं द्रविड़ के केस में निकालूं तो 4/40 इंटू 100, यहाँ पे रिजल्ट आया 10%, जो इनकंसिस्टेंसी लेवल है वो आया 10%, और शाहिद अफरीदी के केस में देखूं तो इनका इनकंसिस्टेंसी लेवल आया 25%। तो यानी इसका मतलब है इनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा अस्थिरता है। ठीक है, तो सीवी निकाला जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जाता है जब भी आपको स्थिरता या कहें अस्थिरता, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी का मेजरमेंट करना हो तो। वेल, अगला क्वेश्चन है एक ऐसा बंटन जिसमें मीन, मीडियन और बहुलक के मूल्य बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं सममित बंटन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग इस तरह का होता है, और इस वाले में देखा गया है कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड हुआ करता है। चलिए ठीक है, और इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है, कहाँ चला गया आखिरी क्वेश्चन जस्ट अ मिनट, 24, और इसके बाद हाँ, अगर वास्तविक औसत से विचलन लिए जाते हैं, वास्तविक औसत यानी एक्चुअल मीन से विचलन लिए जाते हैं, तो विचलनों के वर्गों का योग होगा। बहुत क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखो
ये जो दिए हुए होते हैं ये होते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से अपन ने निकाला क्या, मीन। अब अगर अपन ने ये कैलकुलेट किया तो इसको बोलते हैं विचलन। तो यूं कहते हैं कि अगर आपने वास्तविक औसत से एक्चुअल मीन से विचलन निकाले तो इनका योग आएगा 0। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने एक्चुअल मीन को यूज करते हुए डिविएशन निकाले तो दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपने इसकी स्क्वायरिंग करी, तो चूंकि आपने स्क्वायरिंग की तो ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो न्यूनतम होगी। तो हमें इसको क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है, विचलनों का योग बोलता। अगर ये विचलनों का योग बोलता तो इसका आंसर 0 होता, लेकिन इसने बोला है विचलनों के वर्गों का योग। तो विचलनों के वर्गों का योग धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन न्यूनतम होगा। तो इसका आंसर होगा न्यूनतम लेकिन धनात्मक। एक शब्द आपका आंसर ऊपर नीचे कर सकता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए।